गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को हरित नमन। आज हम एक बेहद ही रोचक और नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। उस विषय का नाम है आनंदम। मैंने यहाँ दो शब्द का प्रयोग किया, एक रोचक और एक नया विषय। नया विषय इसलिए क्योंकि यह विषय वर्तमान सत्र 2020-21 में ही पहली बार एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो, बीएससी फर्स्ट ईयर हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, और एमए प्रीवियस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लागू हुआ है। अन्य कक्षा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या एमए फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं, परंतु स्वैच्छिक रूप से। देखिए, विषय के रूप में जुड़ा है तो मतलब आपका एग्ज़ाम भी होना चाहिए, बट इसमें फाइनली जाके कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, इसमें कोई भी आपकी लिखित परीक्षा नहीं होगी, और यही इसकी सबसे बड़ी रोचकता है। ठीक है, अब यह आनंदम विषय क्या है, इसको क्यों लाया गया, इससे इसके उद्देश्य क्या हैं, इसका सिलेबस क्या है, मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो के साथ आज न केवल छात्र अपितु आनंदम के जो मेंटर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, इसलिए उन सभी विद्वान जन और विदुषी समाज का भी स्वागत है। हम पहले बात करेंगे कि शिक्षा के असली मायने क्या हैं, क्योंकि तब ही हम जान पाएंगे कि हमने आनंदम का प्रोग्राम क्यों प्रारंभ किया। हमने सेंस सरकार ने आनंदम का प्रयोग क्यों प्रारंभ किया। शिक्षा का जो असल मायना होता है वो कभी भी केवल अक्षर ज्ञान या भारी सूचनाओं का संग्रह या किताबी ज्ञान नहीं होता है। शिक्षा का जो अंतिम पायदान है, जहाँ तक एक छात्र को शिक्षा लेकर जाएगी, वो होता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण, उस व्यक्ति का चरित्र का निर्माण। नौकरी प्राप्त करना, ये करना एक चरण है, ठीक है, एक छात्र की जीवन के चरण है जो शिक्षा के माध्यम से आते हैं, परंतु वो उसका अंतिम उद्देश्य नहीं होता है। वो अंतिम उद्देश्य होता है व्यक्तित्व व चरित्र का निर्माण। और यह व्यक्तित्व व चरित्र का निर्माण कब होगा, जब वह शिक्षा उस छात्र में सेवा की भावना डेवलप करती है। अगर कोई शिक्षा किसी छात्र के अंतर्गत सेवा की भावना विकसित कर पाए तो ही वह सही मायने में शिक्षित छात्र कहलाएगा, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आनंदम विषय को लाया गया है। तो आनंदम विषय का जो मूल उद्देश्य हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया सेवा की भावना विकसित करना। अब देखिए, इसको थोड़ा ब्रॉड रूप से समझते हैं। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान की जो धरती रही है उसमें जितनी भी महान आत्माएं रही हैं, आप चाहे धार्मिक स्तर पर ले लो या कार्मिक स्तर पर ले लो, भगवान राम ले लीजिए, महावीर स्वामी जी ले लीजिए, गौतम बुद्ध ले लीजिए, विवेकानंद जी ले लीजिए, महात्मा गांधी ले लीजिए, कितने ही नाम ले लीजिए, ये सब जो प्रसिद्ध हुए हैं, ये इन सभी को आज तक हम जानते हैं। उनका सबसे जो एक कॉमन पहलू रहा है वो ये रहा है कि उन सभी ने त्याग, समर्पण और सेवा के माध्यम से ही सम्मान पाया है। दूसरे देशों को आक्रांता बन के नहीं, दूसरे देश को जीत के नहीं, लोगों के दिल को जीत कर, लोगों के दिल को जीत कर ही उन्होंने वह सम्मान प्राप्त किया है। और वह सम्मान या वह दूसरों को दिल को जीतने की जो कला है, और वो कला ही सेवा भावना होती है। आप सेवा के माध्यम से ही दूसरों को जीत सकते हैं, और ये दूसरी तरीके से भी आपका कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि आप नित्य प्रतिदिन समाज से कुछ ना कुछ लेते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज को भी कुछ दें। और एक छात्र के रूप में आप समाज को क्या दे सकते हैं, वो दे सकते हैं सेवा भावना। आप सेवा करिए, और सेवा का मतलब ये नहीं होता चीज़ों को त्यागना है या चीज़ों को छोड़ना है। आप नित्य प्रतिदिन में जितने आप काम कर सकते हैं एक सेवा के रूप में, छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे किसी की मदद कर दी। मदद करने के लिए कोई बड़ी चीज़ होना ज़रूरी नहीं है, कोई आर्थिक सहायता मिलना ज़रूरी नहीं है, कोई पैसा मिलना ज़रूरी नहीं है, या किसी को पैसा देना ही आर्थिक सहायता नहीं होती है, वो किसी को पैसा देना ही सहायता नहीं होती है, और वही सेवा नहीं होती है। आप नित्य प्रतिदिन में किसी भी व्यक्ति की कोई मदद कर रहे हैं, किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता कर रहे हैं, वो सब ही सेवा भावना है।
और उसकी शुरुआत आप अपने घर से कीजिए, कॉलोनी से कीजिए, आपके एरिया से कीजिए, आपके कॉलेज स्तर से कीजिए, कैसे भी कीजिए पर करिए। और इसी उद्देश्य के लिए यह विषय लाया गया है। तो इस अल्टीमेटली अगर हम इसको टर्मिनोलॉजी में लें या इनको कुछ शब्दावलियों में लें तो यह एक छात्र में अपनी चीज़ों को किसी को देने या अपना समय, अपनी सेवा दूसरों को देने, दूसरों के साथ शेयर करने, दूसरों के साथ कंट्रीब्यूट करने, साझा करने की जो भावना विकसित करनी है, और वह भावना ही आनंदम है। उसके माध्यम से जो उसको आनंद मिलेगा, उसके माध्यम से जो दूसरों को आनंद मिलेगा, उसके माध्यम से जो वातावरण में एक खुशी फैलेगी, उसी के लिए ये सब्जेक्ट लाया है। तो आनंद आप शब्द से समझ के हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस, आप कैसे खुशियाँ फैलाते हैं, कैसे खुशियाँ बनाते हैं, ये सभी आनंदम है। जॉय ऑफ गिविंग, दूसरों को देने की जो खुशी है। जैसे मैंने कहा हिंदुस्तान की धरती क्या रही है, सेवा की धरती रही है। सम्मान किससे मिला है, त्याग, समर्पण, सेवा से। तो वही चीज़ें छात्र लेवल पर आपको सीखनी होगी, क्योंकि ये शिक्षा के सही मायने हैं। तो जॉय ऑफ गिविंग है ना, दूसरों को देने में जो आनंद है, दूसरों के साथ साझा करने में जो आनंद है, दूसरों के साथ शेयर करने में जो आनंद है, तो यही सब सीखना है किसके माध्यम से, आनंदम विषय के माध्यम से। तो आनंदम विषय क्या होगा, आर्ट ऑफ गिविंग, जॉय ऑफ गिविंग। इससे क्या हो जाएगा, इससे वह व्यक्ति अपने समाज के प्रति ज़्यादा जागरूक होगा, ज़्यादा संवेदनशील होगा, समाज से ज़्यादा जुड़ेगा और एक बेहतर नागरिक बनेगा। और उसका एक सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि उसका बाहरी विकास तो उसका किताबी ज्ञान कर देगा, परंतु उसका आंतरिक ज्ञान, आंतरिक जो विकास है वो इस आनंदम के माध्यम से होगा, है ना। और इसी के माध्यम से उसमें नेतृत्व गुण का भी विकास होगा, क्योंकि उसको कुछ काम करने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस छात्र को आप कुछ एक्टिविटीज़ दे रहे हैं। इसमें अपन बात करेंगे, 2 तरीके की एक्टिविटीज़ हैं। तो उस एक्टिविटी में वो नेतृत्व करेगा, उसके सामने चैलेंजेस आएंगे, समस्या आएंगी, वो सोचेगा इसका समाधान कैसे करना है, तो उसमें वो लीडरशिप का गुण डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए इस विषय को लाया गया है। आप ये जान लें कि ये जो विषय है, ये 100 नंबर का पेपर है। इसमें पेपर मतलब कोई रिटर्न में पेपर नहीं होने वाला, इसमें आपको बस गतिविधियां करनी है ना। उसको हम डिटेल में बताएंगे कैसे व्यक्तिगत और सामूहिक 2 गतिविधियों में कहा गया है ना। उस गतिविधियों के माध्यम से ही आपको सब कुछ अंक दिए जाएंगे। आपके जितने भी अंक हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसके आधार पर ही है। एक चीज़ और, इसमें किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, किसी को भी अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। कोई लिखित परीक्षा नहीं हो रही है, किसी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा रहा, केवल और केवल आपको एक्टिविटीज़ करनी है, गतिविधियाँ करनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और इसमें बुरा क्या है, आप में कुछ एक नए गुण डेवलप करने के लिए एक विषय को लाए गए हैं, तो उससे जुड़ना तो आपको बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभी क्या है, हमें हास्यास्पद लगता है, पर हकीकत आप देखिए आज के टाइम पे देश आर्थिक रूप से तो बहुत प्रगति कर रहा है, परंतु नैतिकता के स्तर पर प्रगति हो रही है इसको आप नहीं कह सकते। नैतिक रूप से व्यक्ति या तो स्थिर हो चुका है या नैतिक रूप से पीछे ही जा रहा है, वृद्धि नहीं हुई है नैतिक रूप से। तो उसी चीज़ को एक छात्र लेवल से प्रारंभ करने के लिए इस कंसेप्ट को लाया गया, इस विषय को लाया गया एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में। तो आप इस विषय की भावनाएं समझें। ये एक क्या बोलते हैं, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, मतलब आपको ग्राउंड पे जाना है, ग्राउंड सेंस आपको आसपास कुछ ना कुछ काम करना है समाज की सेवा के रूप में, ठीक है। तो हम बात करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें हमें करनी है। इसमें 2 तरीके की एक्टिविटीज़ के रूप में इसको डिवाइड किया गया है। इसको आप अच्छे से समझिएगा। जो मैंने लिस्ट लिखी है इसमें केवल यही लिस्ट नहीं है, बड़ी लिस्ट है। आप इसके अलावा भी काम कर सकते हैं जो आपको लगता है समाज सेवा का काम है, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा दूँ ये किस तरीके से वर्क करेगा। इसमें आपको एक तो व्यक्तिगत गतिविधि करनी है, ठीक है, वो आपकी डेली बेस पे होगा, वो मतलब आपको रोज़ाना करनी है। और वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कहीं पे बिजली पंखे चालू हैं, चाहे आप घर में हो, अगर आप कॉलेज परिसर में आए हो या किसी काम से कहीं बाहर गए और वहाँ अनावश्यक रूप से बिजली पंखे चल रहे हैं जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं, तो उनको बंद कर दें, ठीक है। कोई व्यर्थ पानी बह रहा है, कहीं पे नल बह रहा है, उसको बंद कर दें।
कचरा जो जल रहा है, आपको लग रहा है कि इस कचरे से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या गलत तरीके का, जैसे पॉलीथीन जला दिया, उसकी वजह से बहुत पर्यावरण को हानि हो रही है, तो आप उसके लिए वहाँ पे लोगों को जागरूक कर सकते हैं या उसके लिए लोगों को मना कर सकते हैं कि ये ना करें। ठीक है, तो इस तरीके से गतिविधियाँ, या आपको लगे कोई वृद्ध जन है, उनको सड़क पार करने में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी तरीके की मदद उनकी कर सकते हैं आप डेली लेवल पे वो कीजिए। कोई कमज़ोर है, मतलब कोई विकलांग है या कोई भी किसी तरीके से, है ना, उसकी आप अगर मदद करते हैं। कोई महिला है, आपको लग रहा है, जैसे मान लो आप किसी बस में जा रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि महिला को सीट देनी चाहिए, महिला की सीट है, तो आप उस जगह से हट जाएं, उनकी मदद कर रहे हैं आप। ठीक है, उनको जगह दे रहे हैं, किसी वृद्धजन को सीट दे रहे हैं, किसी जो विकलांग है या कोई अंधा व्यक्ति है तो उसको मदद कर रहे हैं। आप किसी जगह पेड़ लगा रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। आपका जो पड़ोस में रहता है, आपको लगता है कि उसको मदद की ज़रूरत है, या वो किसी मानसिक तनाव से ग्रस्त है, तो उसके साथ आप कोई बात साझा कर रहे हैं, अच्छी बात साझा कर रहे हैं, उसके साथ वक्त साझा कर रहे हैं सॉरी। या आपको लग रहा है कोई जानवरों को क्रूरता से मार रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप कुछ काम करते हैं। किसी का कोई सामान खो गया है सॉरी, किसी का पर्स खो गया है, वॉलेट खो गया है, दस्तावेज खो गया है, और आपको मिलता है, उसको लौटाने में आप कोई मदद कर रहे हैं। या आप किसी पंक्ति में खड़े हुए हैं, किसी भी चीज़ की पंक्ति में खड़े हुए हैं, किसी लिफ्ट में जा रहे हैं और अपनी जगह किसी अन्य को स्थान देते हैं आगे, तो वो मदद हो जाती है। या कोई तेज़ ध्वनि से आप संगीत बजाने के आप शौकीन हैं, परंतु उसकी वजह से आपको लगता है कि पड़ोस वालों को बहुत नुकसान होता है, तो आप वो चीज़ देखते हुए आज या कभी भी तेज़ संगीत ना बजाएं, है ना। या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको नापसंद करता हो या आप उसको नापसंद करते हो, और आप उससे आप चाहते हो कि अच्छा व्यवहार मैं करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप कुछ लेके जाएं, उपहार लेके जाएं, या उससे मिलने जाएं, उससे बातचीत करें, कुछ भी, ठीक है, जिससे एक नैतिक रूप से आप पहले से बेटर हुए, ऐसा आपको एहसास हो। आपने आज कुछ अच्छा काम किया, इसका आपको एहसास हो। आपने समाज के लिए कुछ किया, इसका आपको एहसास हो। ये सभी काम डेली स्तर पर बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक अनावश्यक रूप से चलने वाली बिजली पंखे को बंद करना कोई बड़ा काम नहीं है, बस ये जागरूकता ज़रूरी है। हम, क्योंकि ये चीज़ आपको डेवलप करेगी, आपको रेस्पॉन्सिबल बनाएगी, आपको संवेदनशील बनाएगी, है ना। तो इसमें काम क्या करना है अपन को, हमें एक लेनी है डायरी मतलब ज़रूरी नहीं है कोई डायरी के रूप में ही हो, आप रजिस्टर भी ले सकते हो, कॉपी भी ले सकते हो, और उसमें आज इस तारीख को आपने ये काम किया, ठीक है, डेली बेस पे वो आपको लिखना है इस पूरे सत्र में, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सामूहिक गतिविधि भी दी जाएगी। उससे आने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो विभाजन हुआ है बच्चों का और मेंटर्स का, मेंटर्स कौन हैं ये आप ये जान लें कि आप ये जो काम करेंगे, इन सभी कामों की जांच करेंगे आपके मेंटर्स, जो आपके कॉलेज के आपके टीचर्स हैं, जो संकाय सदस्य हैं कॉलेज के, उनको मेंटर्स बनाया जाएगा। उसमें क्या है, इसमें अलग अलग डिवाइड किया गया है सेक्शन वाइज। तो जो नॉर्मली रखा गया है कि एक टीचर के पास 50 विद्यार्थी रहेंगे, ठीक है, तो वो 50 विद्यार्थियों में 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे अंडर में 50 विद्यार्थी रहेंगे, मेरे अंतर्गत 50 विद्यार्थी रहेंगे, और उन 50 विद्यार्थियों को मैं 10-10 के ग्रुप में बांट देता हूँ। तो कितने ग्रुप बन गए, 5 ग्रुप, 10 का एक 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 ग्रुप, और उन 10 ग्रुपों में से एक बच्चे को मैं उनका लीडर बना दूंगा। तो मैं जितनी भी चीज़ें पूछूंगा ना कि आपके ग्रुप के बच्चों ने क्या काम किया क्या नहीं किया, तो मैं उस नेतृत्व जो कर रहा है, वो जो लीडर बना हुआ है, मैं उससे पूछूंगा, मैं सारे विद्यार्थियों से नहीं पूछूंगा, ठीक है। डेली बेसिस का जो काम है वो मेंटर सभी से ले सकता है, ठीक है, बट जो समूह का जो काम होगा, जैसे कि मैं अगली स्लाइड में वो भी बताने वाला हूँ, समूह का काम जो होगा वो ग्रुप के लीडर से ही लिया जाएगा, मेंटर के द्वारा। तो इस रूप में मेंटर चाहे तो ज़्यादा सदस्यों का भी ग्रुप बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जिस हिसाब से 50 विद्यार्थी दिए गए हैं, उस हिसाब से 10 की संख्या एक पर्याप्त संख्या है। तो विद्यार्थी ये जान लें कि आपका 10 बच्चों का एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के ऊपर एक मेंटर होगा, आपको उन मेंटर से ही संपर्क करना है, आपको उन मेंटर को ही अपने डेली के बेस पर आपने डायरी में जो लिखा है वो बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने मेंटर को बताना है।
और मेंटर ही आपसे सारे सवाल पूछेगा कि आपने ये काम किया नहीं किया। अभी तक आपने बात की केवल व्यक्तिगत काम की, और व्यक्तिगत काम को कहाँ नोट करना है आपको, एक डायरी में। अब बात करेंगे हम ग्रुप एक्टिविटी की। ये थोड़ा काम है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मेरे अंडर में 50 विद्यार्थी हैं, उनको मैंने 10-10 के ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। अब मैं एक ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दूंगा। वो प्रोजेक्ट क्या होगा उसके भी मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए हैं, है ना। जैसे बिजली पानी के संरक्षण हेतु आप कोई सा भी क्षेत्र ले लो, कोई सी भी कॉलोनी ले लो, कोई सी भी ऑफिस ले लो, ठीक है। वहाँ नारे या पोस्टर के माध्यम से आप जागरूकता बढ़ाने का काम करो, है ना। जागरूकता वाले कार्यक्रम चलाओ, वहाँ अभियान करो। तो ये पूरी ग्रुप एक्टिविटी होगी। और ये पूरी ग्रुप एक्टिविटी अभी अपन और भी चर्चा करेंगे, ये पूरे सत्र के लिए केवल एक होगी। दोबारा समझें इस चीज़ को, जो व्यक्तिगत गतिविधियाँ थी वो आपको डेली करनी है और डेली अपनी डायरी में नोट कर लेनी है। और जो समूह की गतिविधि है वो आप 10 बच्चों को मिलके करनी है, ठीक है। और वो 10 बच्चे जो मिलके करेंगे वो पहले निर्धारित कर लेंगे कि हम इस पूरे सत्र में, इस पूरे सेशन में एक गतिविधि लेते हैं। अभी कौन कौन सी ले सकते हैं वो अपन बात करेंगे, आप कोई सी भी ले सकते हो उनमें से। उन गतिविधियों में से कोई भी एक गतिविधि लेकर आपको पूरे सत्र में काम करना है, ठीक है। और लास्ट में जाकर वो आपको अपने मेंटर को जमा कराना है, ठीक है। व्यक्तिगत गतिविधि आपको डेली लिखनी है, मेंटर आपसे कभी भी ले सकता है, ठीक है। और जो सामूहिक गतिविधि है वो उसके बारे में आपने क्या किया है क्या नहीं किया है वो आपसे कभी भी मेंटर पूछ सकता है, परंतु वो अंत में जो जमा कराना है उसका पूरा काम वो बिल्कुल सत्र के लास्ट में जमा कराना है जब आपको मेंटर बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कौन कौन से काम दे सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजली पानी के संरक्षण के लिए आप किसी भी क्षेत्र को चिन्हित कर लें, वहाँ पर जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम करें। या कचरा निस्तारण के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई भी क्षेत्र कॉलोनी कार्यालय को अपना लें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप चाहते हो कि आपकी कॉलोनी है, ठीक है, तो आपकी कॉलोनी में जो कचरा जलाते हैं लोग या कचरे जो फेंकते हैं लोग, उसकी व्यवस्था बेकार है। तो आप चाह रहे हैं कि आप 10 बच्चे चाह रहे हैं कि हम मिलकर हम इस कॉलोनी को लेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये जानें कि कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कचरा फेंका जाता है, ठीक है। और कैसे उन लोगों को जो कचरा फेंकते हैं या उस कॉलोनी में या उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको कैसे आप जागरूक करके बताएंगे, कैसे पोस्टर के माध्यम से बताएंगे कि आप जो ये कर रहे हैं वो बहुत गलत है। साथ ही आप इसमें वहाँ पे काम करने वाले एनजीओ से जुड़ सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं कि आप हमें प्रशासनिक आधार पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें, है ना। उसके बारे में आप एनजीओ से जुड़ सकते हैं। आप जितने भी जिस प्रकार की मदद लेना चाहें कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं उस क्षेत्र में, ठीक है। स्वतंत्र का मतलब यह है जागरूकता फैलाने के लिए या प्रशिक्षित करने के लिए, आप उन लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी करना चाहें कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से घायल और बीमार गायों जानवरों की देखभाल के लिए, इसी प्रकार से आपको लग रहा है कि पानी, बिजली, कचरा, सड़क, प्रदूषण के जो मुद्दे हैं उसको सुधारने के लिए आपको अपने क्षेत्र में या कॉलोनी में कहीं कुछ काम करना है, या आप लोगों से पुरानी पुस्तक, भोजन, कपड़े, मोबाइल, उपकरण इत्यादि लेकर एक बैंक बना सकते हैं और जो भी ज़रूरतमंद है उसको बांट सकते हैं। आपको लगता है कि कहीं पेड़ की अनाधिकृत कटाई हो रही है तो उससे संबंधित कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं, वृक्षारोपण से रिलेटेड कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। या नशा मुक्ति से रिलेटेड कोई टॉपिक ले सकते हैं, है ना। या महिला, बच्चे, वृद्ध इनके उत्पीड़न है होता है किसी जगह पे तो उसकी निगरानी और समाधान के लिए कोई टॉपिक ले सकते हैं, वर्षा संचयन के लिए कोई टॉपिक ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ बताई आपको, परिवार नियोजन, मानव तस्करी। तो इसमें अल्टीमेटली आपको क्या देखना है कि जब आप ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं और जिस क्षेत्र के ले रहे हैं उस क्षेत्र में उस समय क्या क्या समस्या हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके केंद्र क्या क्या है जहाँ पे ये समस्या है। तो आपने जब स्टार्ट किया था उस समय समस्या का लेवल क्या था, और जब आप ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहे हैं तो उसके बाद उस समस्या को कितना कम कर पाए, उस समस्या को आप कितना सुलझा पाए, उसको कितना समझ पाए, है ना। और वहाँ के लोगों को कितना प्रशिक्षित कर पाए, उनको कितना जागरूक कर पाए या कितना परिवर्तन आप कर पाए, ये सब आपको लिखना है। जैसे मान लो कि आप परिवार नियोजन का कोई कार्यक्रम लेते हो, ठीक है, और आपने कहा कि मैं ये आसपास के 20 मकान लेता हूँ,
ठीक है, या लेती हूँ। तो आप 10 छात्र मिलकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है। पहले तो आपने मेंटर को बता दीजिए कि आपने ये टॉपिक लिया है ना। मेंटर आपको पूरे गाइड करेंगे कि आपको कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना। मैं तो एक आपको रफली बता रहा हूँ बिल्कुल। इसमें आप जितनी यूनिकनेस ला सकते हैं, जितनी नई चीज़ें ला सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसमें क्या करना पड़ेगा, वो परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए जो 20 परिवार हमें चिन्हित किए गए हैं, पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि पहले तो आप ये जानिए कि उस 20 परिवार में क्या स्थिति है, कि वहाँ पे परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाया गया है या नहीं अपनाया गया है। अगर नहीं अपनाया गया है तो उन परिवारों को चिन्हित कीजिए और उन परिवारों को फिर सरकार के द्वारा परिवार नियोजन के कार्यक्रम या अगर कुछ भी चीज़ें हों जिससे आप उनको जागृत कर सकते हो, आप पोस्टर चिपका दीजिए, उनको वार्तालाप करके बताइए, कुछ भी कीजिए, संवाद कीजिए उनसे, है ना। तो इस तरीके से उनको चिन्हित करके फिर आप बीच बीच में चेक करते रहिए कि इसके बाद इनमें सुधार हुआ या नहीं हुआ। और लास्ट में जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट शामिल करेंगे तो उस समय आप अपनी रिपोर्ट दीजिए कि इतने परिवार पहले ये थे और अब इतने परिवार जागरूक हो चुके हैं, इतने परिवार का मन परिवर्तन हो चुका है, ये इतने परिवार सरकारी योजनाओं के प्रति अब जाने लग गए हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, आपको स्टार्टिंग में तो आप 10 बच्चे मिलकर जो भी काम करने वाले हैं उसकी एक सिनॉप्सिस बनाएंगे। सिनॉप्सिस होता है एक छोटा रूप, आपको बताना पड़ेगा किस टॉपिक पे करने वाले हैं, आपका उद्देश्य क्या है, उसमें पहले प्रस्तावना, इसके बारे में हम एक अलग टॉपिक एक वीडियो में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी एक डिटेल की ज़रूरत है कि कैसे इंट्रोडक्शन आना चाहिए, प्रस्तावना आनी चाहिए, कैसे उसके उद्देश्य आना चाहिए, मैथडोलॉजी जो यूज़ करेंगे वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, जो टैक्टिक्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पर मोटा मोटा जो चीज़ आया है इस सभी में निकल के वो क्या है कि हर छात्र को 2 तरीके की एक्टिविटी करनी है, एक व्यक्तिगत गतिविधियाँ और एक सामूहिक गतिविधियाँ। व्यक्तिगत गतिविधि है वो उसको स्वयं करनी है और अपनी डायरी में डेली लिखनी है, ठीक है। और जो सामूहिक गतिविधि है वो उसको ग्रुप जो मेंटोर बनाएगा 10 बच्चों का ग्रुप है ना, उसके तहत करनी है और लास्ट में जाके उनको पूरे ग्रुप की एक रिपोर्ट है जिसको फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं वो जमा करानी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके दोनों तरह की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये सभी काम आपको अपने मेंटोर के निर्देशन में ही करने हैं। आपके प्रोजेक्ट आप चाहें तो आप खुद मेंटोर को बता सकते हैं स्वेच्छा से, परंतु मेंटोर अंततः जो आपको बताएगा आपको वही ग्रुप प्रोजेक्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और उस रिपोर्ट को आपको मेंटोर को ही जमा करना है, किसी को कोई इसमें फेल नहीं होगा। ये सब चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करेंगे स्कोर। अब मैंने कहा कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ये सब गतिविधियाँ हैं, व्यक्तिगत गतिविधि और सामूहिक गतिविधि। तो एंड में जाके जो स्कोर मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा, ये पूरा जो विषय है वो 100 नंबर का है। इसका जो एग्ज़ाम है लिखित रूप में नहीं, परंतु जो इसका मूल्यांकन है वो 100 नंबर का होगा। आपने जो डेली डायरी बनाई है ना, उसके कामों को देखते हुए आपको 10 में से नंबर दिए जाएंगे। 100 अंकों का विभाजन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक ग्रुप एक्टिविटीज़ के रूप में आपने जो सिनॉप्सिस या परियोजना की जो रूपरेखा बनाई है उसके 20 नंबर हैं, ठीक है। एक है आनंदम दिवस, इसको भी आप जान लें कि हर महीने के अंतिम सप्ताह में या हर महीने के जो लास्ट वर्किंग डे होगा उसमें आनंदम दिवस मनाएंगे। उसमें क्या होगा, उसमें विद्यार्थी समूह उन गतिविधियों के बारे में अपना प्रेजेंटेशन देंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे जो वह कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसके माध्यम से पता लगेगा कि वो कितना काम कर चुके हैं और कितना मतलब गहराई में जाकर ये कितना समाज से जुड़कर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लें। और इस दिन प्रेरक व्याख्यान, वीडियोस, फिल्में, वेबिनार इत्यादि भी आयोजित किए जा सकते हैं, ये बताया गया है। परंतु यह जो आनंदम दिवस मनाया जाएगा यह इसलिए मनाया जाता है ताकि आप ये देख सकें कि छात्र कितना जुड़े हैं और कितना कार्य कर रहे हैं या उनकी प्रगति कैसी है और उनको कितना इस चीज़ में आनंद आया इस काम करने में और उन्होंने क्या क्या सीखा। इस सब कुछ जानने के लिए सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो आनंदम दिवस पर वार्तालाप होगी, बातचीत होगी, जिसके द्वारा छात्रों के मन की बात जानी जाएगी कि उनको इन चीज़ों से कितना अच्छा लगा और उन्होंने क्या क्या कार्य किए और उनको क्या क्या अनुभव हुए, ठीक है।
उस दिन छात्र की उपस्थिति और भागीदारी के आधार पर स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, अगर छात्र आनंदम दिवस पर उपस्थित नहीं होता है ना, तो उसके स्कोर कम आएंगे, और वो सभी आनंदम दिवस पर उपस्थित होता है तो स्कोर पूरे आएंगे, तो उसके 20 नंबर हैं। तो 100 नंबर में से डायरी लेखन का तो हो गया 10 नंबर, सिनॉप्सिस जमा कराने का हो गया 20 नंबर, आनंदम दिवस पर उपस्थिति का हो गया 20 नंबर। ठीक है, ये तीनों मिला के हो गए 50 नंबर के। बाकी 50 नंबर क्या आएगा, वो आएगा जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ग्रुप में समूह गतिविधि कर रहे हो, उसकी जब आप फाइनल रिपोर्ट जमा कराते हो। ठीक है, उस फाइनल रिपोर्ट को आप जब जमा कराते हो तो उसका भी विभाजन कर दिया गया है कि उसमें उस बच्चे ने उस गतिविधि को करते टाइम जो जो वीडियोज़ लिए हैं, ठीक है, उसके आधार पर उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ ही उसने जो फोटोग्राफ्स लिए हैं, उसने ये एक्चुअली क्या, तो हिंदी में लिखा गया है इसको, सामाजिक गतिविधियों में छात्रों का योगदान व सहभागिता लिखा है, और जब ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में आया था तो उसमें फ़ोटोग्राफ्स के बारे में लिखा हुआ है कि फ़ोटोज़। ठीक है, तो ये जो अगला 10 नंबर है वो ये है कि पहले में तो वीडियोज़ आ गया, दूसरे में वो छात्र उस प्रोजेक्ट पर जो जो गतिविधियाँ कर रहा है या समाज के साथ संवाद कर रहा है, उसकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके 10 नंबर। और तीसरा जो 30 नंबर का है, जो सबसे ज़्यादा है, वो ये है कि उसने सिनॉप्सिस में जिस समस्या का जिक्र किया था, उस समस्या के या उस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में, है ना, उस कितना सफल हो पाया उसकी जांच करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मूल्यांकन होगा। 10 नंबर डायरी लेखन जो कि डेली बेस पे होता है, सिनॉप्सिस जो बनाएंगे, परियोजना की रूपरेखा जो बनाएंगे, उसके 20 नंबर, जो आनंदम दिवस पे उपस्थिति होगी उसके 20 नंबर, और बाकी 50 नंबर जब वो फाइनल रिपोर्ट, समूह की जो रिपोर्ट जमा कराएगा, उसके आधार पर 50 नंबर। तो इस प्रकार यह पूरा आनंदम विषय है और उसकी सारी बातें हमने जानी। ठीक है, अब अंततः जो हम ये बात करने जा रहे हैं वो यही है कि इस विषय को आप एक मतलब बोझ के रूप में ना लें। बोझ सेंस, आजकल विद्यार्थी क्या करते हैं, वो विषय को बस लास्ट मोमेंट में पढ़ना या एक बोझ के रूप में इसलिए लेते हैं कि उनको इंटरेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ में। उसका रीज़न क्या है, हमने कभी भी अपने विषय को प्रैक्टिकल चीज़ों से नहीं जोड़ा। अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप राजनीति विज्ञान के शब्दावलियों को केवल किताबों में पढ़ना चाहते हैं, और व्यवहारिकता में जो आप राजनीति की बातें करते हैं वो उससे बिल्कुल भी अलग हो जाती है। जब आप उन दोनों को जोड़ना प्रारंभ कर देंगे तो आपका विषय उतना ही रोमांचकारी हो जाता है। सेम चीज़ आनंदम में है। आनंदम में आपको टेक्स्ट के रूप में कुछ ही नहीं पढ़ना। ठीक है, आपको सारी चीज़ें व्यवहारिक रूप से करनी है। आप लोगों से जुड़ोगे, उनके बारे में जानोगे, उनकी बातें सुनोगे, तो आपका खुद का विकास होगा और आप समाज को कुछ दे रहे हैं या समाज में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, इसका आपको जीवन भर एक बहुत खुशी का एहसास होगा। आप बहुत ही सुकून वाला फील करेंगे। तो यह विषय इसलिए लाया गया है। तो इस विषय के बारे में, इसके बावजूद भी आपको कोई शंका हो, किसी चीज़ को जानना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या अपने मेंटोर से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे आनंदम दिवस पर हम एक और वीडियो लेके आएंगे। उस दिन हम, अगर क्लासेस चालू हो गई हैं तो कॉलेज में आयोजित किया जाएगा, अदरवाइज़ ऑनलाइन रूप में ही आयोजित किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।